हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 69, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे जो भी लोग यूजीसी नेट कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होती है। और लेक्चर 68 तक की वीडियोस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। तो और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 69 को। एंड अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो इम्प्लिसिट का यहाँ पर क्या मीनिंग है आप लोग ये समझिए। यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इम्प्लिसिट, देखो अब इसका आंसर तो हमारा है रिटेन्ड अर्निंग। क्यों रिटेन्ड अर्निंग क्यों है? देखो रिटेन्ड अर्निंग वो है, एक तो आपके पास जो आपके प्रॉफिट है, ठीक है, आपने उसको आगे इन्वेस्ट नहीं किया, उसको आपने रिटेन कर लिया आगे फर्दर आपके बिजनेस में यूज़ के लिए। अगर आप इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही पैसा अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलता है ना। तो ये क्या है, एक टाइप का हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं ना, कि हमने एक नेक्स्ट जो एक बेस्ट अल्टरनेटिव को ले लिया लेकिन नेक्स्ट अल्टरनेटिव को हमने छोड़ दिया, यानी कि हमने आगे इन्वेस्ट इसको नहीं किया है। ओके, हमने इसको स्किप कर दिया, अपने फर्म में रख लिया है, तो इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है रिटेन्ड अर्निंग्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजंस कम इन द एम्बिट ऑफ। देखो एक कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजन किसके अंडर आते हैं आप लोगों को ये बताना है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बेसिकली 3 टाइप के डिसीजंस की बात करते हैं, ठीक है। एक आपके होते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन जनरली, ठीक है, मेन होते हैं आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन हो गए, फिनेंसिंग डिसीजन हो गए, डिविडेंड डिसीजन हो गए, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आप देखते हो ना, जैसे कैपिटल बजटिंग आ जाता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ जाता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल से रिलेटेड है। ओके, अब फिनेंसिंग में आपका क्या आता है? फिनेंसिंग में मतलब आप कहाँ से फाइनेंस ले रहे हैं। ओके, तो आपका जो लिवरेज है, लिवरेज मतलब आप डेट यूज़ कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। और कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग आपको पता ही है, जो सोर्सेज हैं हमारे फाइनेंस के उनका क्या क्या उसमें, जैसे डेट कितना है, इक्विटी कितना है, ये वाली सारी चीज़ें। तो ये वाले जो कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजंस है ये हमारे फाइनेंसिंग में आते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें माइनर माइनर पॉइंट ध्यान रखने हैं। और डिविडेंड डिसीजन में हम लोग देखते हैं कितना हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रखना है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कैपिटल बजटिंग किस में आता है तो हमारा आंसर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मेन एपेक्स बॉडी है हमारे बैंकिंग सिस्टम का। तो बताना है कौन सा नहीं है। ओके, नॉट वाले आपके आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। देखो क्रेडिट को तो कंट्रोल करता है, ये फंक्शन है हमारा आरबीआई का, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स टू पब्लिक। देखो यहाँ जनरल पब्लिक की बात हो रही है, तो जो जनरल पब्लिक है वो हमारा उसको लोन प्रोवाइड करना या उससे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ये हमारा आरबीआई का काम नहीं है, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका काम है। और आपको यही बताना था कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें से आरबीआई का। तो हमारा डेफिनेटली सेकंड आंसर आएगा। लेकिन आप लोगों को बाकी भी पता होना चाहिए क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी ऑप्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाए, तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी स्किप नहीं करना है। देखिए कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बिल्कुल आपको पता है सीआरआर होता है ना हमारा कैश रिजर्व रेशो, ये क्या रखता है कमर्शियल बैंक्स की, जैसे सीआरआर कुछ कैश की फॉर्म में क्या रखना पड़ता है बैंक्स को आरबीआई के पास। इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, बिल्कुल इशूअर ऑफ करेंसी भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है।
लेकिन आप ये ध्यान रखिए, जो आरबीआई है उसको हम लोग बैंकर ऑफ द बैंक्स एंड बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आपको पता होगा आरबीआई जो है ट्रेजरी बिल्स जो है इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये जो नई नई चीज़ें अगर आपको पता चलती हैं वीडियो के ड्यूरिंग, तो आप लोगों को ज़रूर इन चीज़ों को नोट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है असर्शन और रीजनिंग पे। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आप लोगों को असर्शन को इंडिविजुअली देखना है, रीजनिंग को इंडिविजुअली देखना है, फिर देखना है दोनों में रिलेशन है या नहीं। देखिए, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है, ये आपका एक टाइप का डिसीजन से रिलेटेड है प्लानिंग में। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है हमारा कि ब्रेन स्टॉर्म मतलब तूफान आना, आइडियाज़ जितने ज़्यादा आ सकते हैं उतने ही आइडियाज़ इनवाइट किए जाते हैं। इसका कीवर्ड है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव के लिए। देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड जनरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स टू अ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। रीजनिंग देखिए, पार्टिसिपेंट्स जनरेट एज मेनी अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल विदाउट इवेल्युएटिंग दैम इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ओके। देखो, रीजनिंग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आइडियाज़ जनरेट हो रहे होते हैं तब कभी भी उनको इवैल्यूएट नहीं किया जाता, क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। देखो, अगर ऐसा करते हैं तो बीच में ही डिस्टर्बेंस हो जाता है। उस टाइम ऐसा नहीं किया जाता है कि हम बीच में आइडियाज़ को, कोई अगर आइडिया दे रहा है तो हम उस चीज़ को रोक रहे हैं, उस चीज़ को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion रीजनिंग पे बेस्ड। assertion कह रही है अ लो डेट इक्विटी रेशियो इज जनरली रिकमेंडेड फॉर अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। देखो, डेट इक्विटी रेशियो में हम क्या करते हैं, डेट बाय इक्विटी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नया स्टार्टेड बिजनेस है, न्यूली बिजनेस है, तो उसके लिए लो डेट इक्विटी रेशियो यानी कि डेट का अमाउंट हमें कम रखना चाहिए। बिकॉज आपको पता ही है क्यों रखना चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में हम ऐसा नहीं है कि जो डिबेंचर्स वगैरह पे इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको बियर कर पाएंगे, क्योंकि अभी बिजनेस हमारा नया है। रीजनिंग क्या है, ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ बिजनेस डेट सर्विसिंग विल प्रूव टू बी लेस बर्डनसम। क्या अगर आपके स्टार्टिंग ईयर है बिजनेस के, क्या हमारी जो इसके डेट सर्विसिंग यानी कि इंटरेस्ट चार्जिंग वगैरह क्या लेस बर्डनसम होगी? नो, मोर बर्डनसम होगी, ज़्यादा बर्डनसम होगी हमारे लिए। तो रीजनिंग यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि ए तो करेक्ट है लेकिन आर जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस सीआरआर। सीआरआर अभी बताया आप लोगों को, कैश रिजर्व रेशियो। अगर आरबीआई जो है कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देता है तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज यानी कि जो लोन देने के लिए रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएंगे, डिक्रीज इन डिपॉजिट्स, इंक्रीज इन डिपॉजिट्स, या फिर डिक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि करंट में अब सीआरआर क्या चल रहा है, बिकॉज ये चीज़ें आपको करंट की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका लिवरेज से। लिवरेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनके फॉर्मूला, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको सेल बोली गई है 40 लैक्स की, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 10 लैक्स की, फिक्स्ड कॉस्ट 15 लैक्स की, इंटरेस्ट आपको 5 लाख का। तो आपको कंबाइंड लिवरेज निकालना है, ठीक है। हमारा कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ठीक है। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको फॉर्मूला के नोट्स जरूर बनाने हैं। सेल्स है 40 लाख, माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 10, तो 30 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय, अगर आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देते हैं, ध्यान रखना, तो ईबीआईटी आ जाता है, जिसको हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने 30 में से 15 लेस किया तो 15 बच गया। अगर आप उसमें से इंटरेस्ट लेस कर देते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है। 15 में से 5 लेस किया 10, तो 30/10 कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन। बिकॉज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों को ज़रूर इनके नोट्स बनाने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, और आप लोगों ने ये देखना है कि देखो, जितने ज़्यादा आप इस टाइम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से समझ के, कोई भी जल्दी नहीं करनी है। जब भी आप एग्ज़ाम भी करते हैं ना अपना, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आपने रीड करके करना है, क्योंकि कई बार हम जल्दी करते हैं तो आते हुए भी हमारी वो चीज़ गलत हो जाती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस अपनी प्रेपरेशन को प्रॉपर रखिए, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे।
फिर आपका इजीली एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा। और कॉमर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, ठीक है। देखो नेट कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स का जनरली हमारा सिलेबस सेम है, लेकिन आप लोगों को यही कोशिश करनी है, क्योंकि नॉलेज लेना एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। नेट कॉमर्स का थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है सिलेबस, लेकिन आपको हर चीज़ कॉमर्स की आनी चाहिए, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।